गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी को एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लास नंबर 67 में। और चूंकि हमारी क्लास नंबर जो 67 थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो क्लास नहीं हो पाई और बीच में हमारे सर्वर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें पूरा का पूरा बैच भी उड़ गया था, ये है ना, डिलीट हो गया था। तो उसको थोड़ा सा रिकवर किया। ये 2 बार हुआ, एक बार नाइट में हुआ था, एक बार डे में ही उड़ गया था। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हुए कि सर बैच ही गायब हो गया, यूट्यूब से ही पूरा गायब हो गया, फिर उसको लाया गया। तो देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम, तो आप उसके लिए इतना जो है टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 67 को। मैं इसको दोबारा से ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और आज दिन है हमारा मंडे और टाइम हो रहा है 2 o'clock, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने टाइप 1 को पढ़ा रेशियो में और उसको कवर किया और सभी के डाउट हमने कवर किए। टाइप नंबर 2 मैंने आपको इग्नोर करने के लिए भी बोला है, आप उसको अभी इग्नोर करके चले। टाइप नंबर जो आपका 3rd है उसको आप कर लीजिएगा। टाइप नंबर 4 है उसको भी इग्नोर करिए, क्योंकि टाइप नंबर जो 4 है वो आपका एज पर है। तो आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, एज। उसके बाद फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज, क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रुप में है ये। और इन दोनों को कवर करने के बाद हम अगेन रेशियो पे आएंगे और टाइप 2, है ना, और टाइप 4 को कंप्लीट करेंगे। बाकी आपका टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है और टाइप 3 आप खुद से कर लीजिएगा। और अभी आप केवल टाइप 4 तक ही फोकस रखेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। या ऐसा नहीं, आप और सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें, है ना। और मैं देख पा रहा हूँ कि रैंक बहुत कम आ रही है बच्चों की, रिजल्ट बहुत ही कम आ रहा है, तो उस रिजल्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक है। अगर रिजल्ट इम्प्रूव नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। पास तो कोई भी हो रहा है, लेकिन अपनी रैंक को इम्प्रूव करो। कल लगभग 5600 या 5700 के अराउंड में बच्चों के टेस्ट हुए थे, और 5600 बच्चों का मतलब क्या है कि आपकी 5600 में अगर 4000 3000 रैंक आ रही है या 2000 रैंक आ रही है तो आप फेल हो मेरी निगाह में, तो ठीक है। और जो जिसकी रैंक 5500 है, 5400 है, 5000 है, वो उनका तो भगवानी मालिक है अभी तो फिलहाल, ठीक है। क्योंकि आप लोग, मुझे पता है मेहनत तो पूरी कर रहे हो, लेकिन मेहनत पता नहीं आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग अपनी मेहनत को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उसमें क्रिएटिवनेस लाए और थोड़ा सा ना उसको एक फोकस करके पढ़े। ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठ गए, घंटों लग गए, घंटों 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, तो ऐसा नहीं करना, है ना। तो अभी तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और बहुत से बच्चे, अब देखो यूपीएससी वाले बच्चे भी तो होते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे भी तो पढ़ते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं। उनको तो सिलेबस आपसे 10 जो है परसेंट ज़्यादा जो है वाइड होता है, तो वो कैसे चीज़ों को कवर करते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। तो इसलिए आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें। और बुक में बच्चे कह रहे थे कि अब काफ़ी सारे बच्चों के इशू ये भी थे कि सर रैंक 1 कैसा आएगी, रैंक 2 कैसा आएगी। तो बच्चों एक बात बताओ, ऐसा कोई इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो ऊपर से ही दिमाग को लेकर के आया है, सभी ने यहाँ पे सीखा। देखो बच्चे, सबका दिमाग अलग अलग होता है ना। देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को 10 दिन में समझता है, तो कोई व्यक्ति उसे 2 दिन में समझ लेता है, कोई व्यक्ति को महीने भी लग जाते हैं, है ना। सबका माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर आप किसी भी काम में मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे ना बच्चे, तो आप उसमें सक्सेस ज़रूर होएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सोशल मीडिया और ये जो आपकी नेगेटिविटी फैलाते हैं जो आपके फ्रेंड सर्किल में, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अपने पढ़ाई पे जो है फोकस करें, टीचर से कंसल्ट करें, फालतू चीज़ों में ना लगें, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखें। और आप ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि रैंक 1, तो आपकी रैंक 1 ही आएगी। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जिस दिन आपकी मैथ में रैंक 1 आ गई ना हर सब्जेक्ट में यहाँ पे, उस दिन ये समझ लेना कि बेटा वो सब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है, ओके है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनकी रैंक 1 थी, वो आज उसकी रैंक 500 है, 400 है। तो देखो ऊपर नीचे तो रिजल्ट होता ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे भी रिजल्ट ऐसे ही होता था, ऊपर नीचे। लेकिन कभी भी कुछ भी आपको मायूस नहीं होना, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है और मोटिवेशन के साथ आपको चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है आपका एज। क्या है? एज।
अगर मैं एज की बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं आयु। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मैं इस टॉपिक में पूरा जी जान लगा दूंगा, आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट कराऊंगा और पूरे कंसेप्ट कराऊंगा आपको एडवांस लेवल तक के, ठीक है, प्री लेवल तक के कराऊंगा। मेंस में तो हम आगे बाद में पढ़ लेंगे, प्री लेवल तक के कराऊंगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझें, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बुक से, फिर तो हमें पता ही होता है, फिर तो हमें फटाफट पेंसिल चलानी है अपनी। तो वहाँ पे जब मैं बुक कराता हूँ तो इतना मैं समझाता नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैंने जब कंसेप्ट करा दिया, अब ये कंसेप्ट है, आप इन कंसेप्ट को ध्यान से समझें। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक ही कंसेप्ट के पैटर्न पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न का एक ही सवाल बनेगा, नहीं, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर सवाल को करने के काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, एक्स एंड वाई हो सकते हैं, और आपका ऑप्शन मेथड हो सकता है, शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसको ध्यानपूर्वक समझे, कई बार प्रैक्टिस करें, और हो सके तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो आप उनको पढ़ाने की कोशिश करें। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप देखो, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कभी सोचा कि जो टीचर्स लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पॉलिटी भी क्लियर है, हिस्ट्री भी आती है मुझे, ज्योग्राफी भी आती है, करंट अफेयर भी आता है, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, यानी कि कंपटीशन का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मुझे ना आता हो और मैं ना पढ़ा सकता हूँ, मैंने पढ़ाई भी है। अब क्या होता है कि ये चीज़ें मैंने कोई स्पेशल से कोई एक्स्ट्रा डोज या कोई मैंने कोई महंगी फीस या मैंने कोई स्पेशल कोई एक इन्वायरमेंट में नहीं स्टडी करी, मैंने भी आपकी तरह ही जो आप लोग खाते हो वही मैं खाता हूँ, आप जिस घर में रहते हो मैं भी उसी टाइप के घर में ही रहता हूँ, है ना। आप भी इसी धरती पे हैं तो मैं भी इसी धरती पे ही हूँ, है ना। तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई अमेरिका से खाना आ रहा है और अमेरिका के टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, नहीं। बस फ़र्क ये होता है कि मैं अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मुझे आज भी याद है कि जब मैं कभी तैयारी करता था एसएससी की, तो मैं टीचर तो था नहीं, जैसे मैं मैथ पढ़ता था तो मैं अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए, अपने टॉपिक्स को मजबूत करने के लिए लोगों को पढ़ाता था। जैसे कोई मेरा क्लासमेट होता था मैं उसको बताता था कि भाई ये सवाल ऐसा होगा, ये सवाल ऐसा होता होगा, मैं उससे कहता था कि तुम मुझसे सवाल पूछ, मैं उससे डिस्कशन करता था। तो उससे क्या होता था, स्ट्रोंगनेस बनती है आपके कंसेप्ट में। अब देखो बहुत सा बच्चा तो ये होता है कि भाई उसने पॉलिटी पढ़ी या हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, भी टीचर ने पढ़ाया, उसने पढ़ी और पढ़ने के बाद नोट्स मेकिंग की और काम खत्म, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई बच्चा उस चीज को पढ़ रहा है, नोट्स मेकिंग कर रहा है और दूसरे के साथ कंसल्ट कर रहा है, उसको दूसरों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है ना। अपने भाई बहन, आपके घर में बहुत छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, उनको समझाइए, तो आपके ना कंसेप्ट क्लियर होंगे, साथ में उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जितना चीजें आप मैथ है, रीजनिंग है, आप जितनी चीजें आप दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे ना आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। आप समझ रहे हो? अब आयु आप क्या समझ रहे हो, मैंने आयु पता नहीं कै साल पहले पढ़ा था, लेकिन आज भी मेरे याद है। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ा पढ़ा के प्रैक्टिस हो रही है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? पॉलिटी है, पॉलिटी में भी मुझे लगभग 99% चीज़ें याद रहती हैं, 1% मुझे दिमाग से मिस हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना होता है, लेकिन 99% चीज़ें मुझे हमेशा याद होती हैं। आर्टिकल हो, चाहे वो आपके अमेंडमेंट हो, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है। तो आप भी उस चीज़ों को याद करिए, उसको समझिए, अपनी नॉलेज को ना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए लोगों में, उसको बांटिए, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप पैसों में पढ़ा रहे हैं, डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करता। आप किसी को भी, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे गरीब पुअर बच्चे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे पैसों की वजह से या और किसी की वजह से, आप उनको पढ़ाइए, आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे, साथ में आपको साथ में उसको सीखने को मिलेगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मेरा बस चले तो मैं सारे बैचेस फ्री कर दूं, लेकिन क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उनको पैसा मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए मुझे सभी चीज़ों के बैचेस के जो है अमाउंट रखने होते हैं, एक रीजनल अमाउंट रखने होते हैं। लेकिन अगर मैं वो अमाउंट ना रखूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर सकते, आप तो ऐसा कर सकते हो, आप तो अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए आप उस लोगों को बांट सकते हो। तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को दूसरों में बांटिए, डिस्कशन कीजिए, ठीक है, तब आपका रिजल्ट आएगा बढ़िया।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक जगह पढ़ ही जा रहे हैं, 20 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, यार पूरे दिन हो गया, यार पूरी रात हो गई, ऐसा नहीं करना। ऐसे तो आप पागल हो जाएंगे। ऐसे तो देखो हम भी तो पढ़ते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता, स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना। चलिए भाई, तो टॉपिक का नाम है एज। अब एज क्या होता है फाइनली इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो जो एज है वो आपका 2 से लेकर के 3 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाता है। चाहे वो पेपर आपका एसएससी का हो, पेपर पुलिस का हो, रेलवे का हो, सिविल सर्विसेज का सी सेट हो, पीसीएस का सी सेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो, सभी में 1-2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। या तो क्वेश्चन इतना इजी आएगा कि आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और हम दोनों ही लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इजी भी और मीडियम भी और हार्ड लेवल भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आयु की बात करूं तो सिंपली आयु के बारे में पूछेगा, है ना। जैसे कि मेरी आयु क्या है, आपकी आयु क्या है, राम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, इस तरीके से वो आपसे पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आयु को पहचानने के हमें कुछ सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। लाइक कि हमें ये कैसा पता चलेगा कि आयु वो किस टाइप की पूछ रहा है, पास्ट की आयु पूछ रहा है, या फ्यूचर की आयु पूछ रहा है, या फिर वर्तमान की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वर्डिंग तो खैर मैं लिखवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो रहे नहीं, आपको खुद भी पता है कि जहां पे मैं आपसे कह दूं कि रवि एक लड़का है और उसकी आयु है, तो है का मतलब क्या हुआ कि मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, और मैं कह दूं कि रवि की आयु थी, तो थी का मतलब क्या हुआ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। और मैं कहता हूं रवि की आयु होगी, तो क्या मतलब है इसका मतलब ये हो गया कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं आयु की बात करूं तो आयु 3 चीजों को तो डिनोट करती है बच्चे। पहला, एक तो पास्ट को, या तो पास्ट की आयु पूछ लेगा एग्जामिनर, या करंट का मतलब होता है प्रेजेंट की आयु पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा फ्यूचर की आयु। ठीक है, फ्यूचर की आयु। और इनको पहचानने का आपको पता है क्या है कि पास्ट का मतलब क्या होगा, था, थी या थे। पूछ लेगा मोहन कितने साल का था, रानी कितने साल की थी, मोहन कितने साल के थे, या वे दोनों कितने साल के थे। तो था, थी, थे का मतलब क्या है कि वो पास्ट की आपसे आयु पूछ रहा है। और पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है हिंदी में भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। और जो पास्ट की आयु होती है, या हमें कभी भी पास्ट की आयु निकालनी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि एक लड़का एक्स है और उसकी आयु 100 साल है मान लो, और मैं कह दूं 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, है नहीं, यानी कि बिफोर 4 ईयर, मतलब कि 4 ईयर बिफोर, है ना। मतलब कि 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, तो 100 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 96। तो 96 ईयर उसकी एज थी। तो आपको पास्ट की आयु निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले करंट की आयु, तो वो कहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि करंट की आयु पूछ रहा है, तो कहेगा कितने साल का है, कितने साल का, बस यही पूछ लेगा कितने साल का है ना। कि जैसे कि राम कितने साल का है, तुम कितने साल के हो, मोहन इतने साल का कब होगा, इस तरीके से, है ना। और फ्यूचर का होगा कितने साल का होगा, कितने साल की होगी, और कितने साल के होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ सिम्टम्स है। और जब भी आपसे फ्यूचर की आयु पूछ ले, तो फ्यूचर की आयु के लिए हम प्लस करेंगे। मैं अभी सभी चीजें एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर से समझने की कोशिश करें कि जो आयु है वो आपसे 3 टाइप से पूछ सकता है। जैसे कि पहली होगी पास्ट, दूसरी होगी प्रेजेंट, तीसरी होगी फ्यूचर। पास्ट की बात करता हूं, तो पास्ट का मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट की आयु पूछ रहा है, तो जब भी आपसे कह दे कि राम की आयु कितने साल थी, या राम कितने साल का था, या वे दोनों कितने साल के थे,
तो मतलब पास्ट को इंडिकेट करता है। और पास्ट की आयु निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कहां से माइनस करना पड़ेगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। फ्यूचर की आयु, फ्यूचर की आयु का मतलब ये होगा कि राम कितने साल का होगा, या राधा कितने साल की होगी, या वे दोनों कितने साल के होंगे। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। कैसे प्लस करेंगे अभी आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं वर्तमान। ये जो वर्तमान की बात चल रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी एग्जाम में या किसी भी मतलब क्वेश्चन में, एग्जाम मतलब किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, वर्तमान का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि वर्तमान की आयु नहीं दी गई है, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है पास्ट की एज निकालने में और फ्यूचर की आयु निकालने में। कैसे? देखो, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक लड़का है राम, एक लड़का है राम, और मैंने बोला कि आज ये 15 साल का है। कितने साल का है? 15 साल का। तो आज ये 15 साल का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसकी करंट एज हुई। करंट एज का मतलब होता है वर्तमान एज हुई। बोलो हाँ के ना? आप बोलोगे यस सर। जब मैं कह रहा हूं कि राम 15 साल का है तो ठीक है, वर्तमान आयु तो हुई, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 10 साल बाद कितने साल का होगा, तो होगा का मतलब ये हो गया कि मैं आपसे जो आयु पूछ रहा हूं वो फ्यूचर की पूछ रहा हूं, ठीक है। और फ्यूचर की आयु के लिए प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। लेकिन प्लस कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन दोबारा से समझे कि राम की आयु 15 साल है, तो 10 साल बाद कितने साल का होगा, तो इसमें कितने साल बाद की आयु पूछ रहा है? 10 साल। तो 10 साल इसमें ऐड कर देंगे तो यानी कि 25 साल का होगा। कितने साल का होगा? 25 साल का। तो ये आपकी फ्यूचर की एज निकल के आ गई, ठीक है। और मैं पूछ लूं कि राम आज 15 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का था, ठीक है। 5 साल पहले कितने साल का था, तो आप क्या काम करेंगे? राम में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यानी कि वो पास्ट की एज आ गई उसके निकल के, यानी कि वो 10 साल का था। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर की एज निकालने के लिए या पास्ट की एज निकालने के लिए हमें जो डिपेंड होना पड़ा वो करंट एज पे होना पड़ा, क्योंकि हमने जो भी एक्शन लिए, चाहे वो प्लस का एक्शन हो चाहे वो माइनस का एक्शन हो, वो किस पे लिया? करंट एज पे तो लिया। जैसे कि सपोज दैट मैं आपसे एक एग्जांपल दूसरा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने बोला कि एक लड़का है रमन, आपने बोला ठीक है सर। मैंने बोला रमन 2 साल बाद कितने साल का होगा। अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि सर राम 2 साल बाद कितने साल का होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई कि हमें 2 साल प्लस करने हैं, ठीक है। और हमसे आयु क्या पूछ रहा है? वो फ्यूचर की आयु पूछ रहा है। किसकी आयु पूछ रहा है? फ्यूचर की एज पूछ रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 2 साल बाद, 2 साल बाद कितने साल का होगा। लेकिन अब एक्चुअल में इसकी आयु निकालोगे कैसे? क्योंकि करंट एज तो आपको पता ही नहीं है। अब करंट एज आप अपनी तरफ से तो नहीं मान सकते। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि भाई राम आज 15 साल का है, तो 2 साल बाद कितने साल का होगा, तो आप एकदम आंसर बता देंगे 15 और 2 17 की 17 साल का होगा सर। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां तो करंट एज ही नहीं बताई गई, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है यहां पे एज को निकालना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मानेंगे कि भैया राम की एज माना x है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। कंप्लीट आंसर आ गया। लेकिन ये जो x का काम है ना, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम x की टर्म में आ जाएंगे तो x का मतलब क्या होगा? फिर तो x से ही टर्म चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, चाहे हमें पास्ट की एज निकालनी हो चाहे हमें फ्यूचर की एज निकालनी हो, तो हमें वर्तमान की आयु पता होनी चाहिए। अगर हमें वर्तमान आयु नहीं पता तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे पास्ट और फ्यूचर की एज निकालने के लिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि सक्सेस पॉइंट 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, मतलब कि 2 साल बाद उसको कितने साल हो जाएंगे ओपन हुए हुए।
तो आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वो खुला कब था। अगर मैं कह दूं कि भाई वो 2019 में खुला था, तो आप कह दोगे कि सर 2019 में 2 साल ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2021 में 2 साल का हो जाएगा, यानी 3 साल, 2 साल कंप्लीट कर लेगा, तीसरे साल में लग जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक लड़की है, अंजलि नाम की एक लड़की है ना, अंजलि नाम की लड़की है, शायद वो उसमें भी आई थी लड़की, मैथ में शायद वो थी, टॉपर थी। तो जो अंजलि नाम की लड़की है, मैं कहता हूं कि अंजलि की आयु 20 वर्ष है। तो करंट एज बताई मैंने आपको, और मैं बोल दूं अंजलि 10 साल बाद कितने साल की होगी, तो आप क्या करेंगे? जो वर्तमान आयु होगी उसमें 10 साल ऐड कर देंगे, तो टोटल 30 साल की बता दोगे। और मैं आपसे पूछ लूं कि अंजलि आज 20 साल की है, तो 4 साल पहले कितने साल की थी? तो सीधा सीधा 20 में से 4 घटाया तो आंसर हो गया 16 साल। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अंजलि 4 साल पहले कितने साल की थी और मैं इसकी वर्तमान आयु ना बताऊं, तो आपसे आंसर नहीं निकलेगा। फिर आप क्या करोगे कि माना अंजलि की आयु x, तो 4 साल पहले की यानी कि x-4, सिंपल, यही तो काम करोगे। तो अब हमें यही सारी चीजें समझनी है एक क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एज का कंसेप्ट कहलाती है। दूसरी बात, अगर ये आपके समझ में नहीं आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाने स्टार्ट करूंगा तब समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे पता है तुम एसएससी के बच्चे टॉपर बच्चे हो सारे, हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको फ्यूचर की आयु निकालनी हो तो प्लस करेंगे, पास्ट की आयु निकालनी हो तो माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए करंट एज का यानी कि वर्तमान आयु का होना जरूरी होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ थोड़ी सी टेक्निक लगानी होगी कि या तो हम एक्स माने या फिर हम ऑप्शन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसको कॉपी करने की भी कोई इतनी खास वजह नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको ना बहुत दिल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब आपका रिजल्ट नहीं आता ना तो मेरा मन नहीं करता। अभी मैंने सोचा था इकोलॉजी का आपके लिए एक बैच लेकर आऊंगा, ईवीएस और इकोलॉजी का, जो 2499 रुपये का बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, केवल आपके पॉलिट स्पेशल 3 और 4 स्टूडेंट्स के लिए, जिनको उनको जो है, क्योंकि ईवीएस और इकोलॉजी से सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको कवर कर पाए विदाउट एनी पे। लेकिन आपको वो बात तो समझ में आती नहीं। अब मेरा वो बैच लाने का भी मन नहीं कर रहा, केवल किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं। जब आपसे पॉलिटी नहीं झिल्ली तो वो कहाँ से झेलोगे आप, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ कि भाई देखो, आपके हाथ में है सब कुछ करना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए नई नई स्कीमें लेकर आऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। और जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या करूंगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे जबरदस्ती कहता हूँ पढ़ लो, कि आप सैलरी मुझे तो दोगे नहीं। मुझे तो पता है कि आप शायद मुझे पहचानने से भी इनकार कर दो जब आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि ये इतिहास आता, ये एक तरीके से मतलब मैं एक एरिया की बात करता हूँ तो यहाँ का ये एक रूल बनता हुआ है, ये परंपरा चलती हुई आई है कि जब तक आप टीचर से पढ़ रहे हैं तब तक वो टीचर है, उसके बाद काम खत्म तो टीचर भी खत्म, टीचर से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये तो मैंने देखा, और मेरे होम टाउन में तो 99.9% ऐसी होता है, तभी तो वे बच्चे आज नहीं फिरते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर ले, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वरना देखो फिर मुझे पढ़ाना भी आता है, फिर मैं और सख्त तरीके से पेश आऊँगा तो आपके साथ दो ही प्रॉब्लम होंगी, या तो आप बैच ही छोड़ के भाग जाएंगे या पढ़ना सीख लेंगे, हैं। तो ऐसे कदम क्यों उठवा रहे हो भाई मुझसे, है ना। ऐसे काम मत करो, पढ़ लो होश होश में, प्यार के साथ, ठीक है ना। ये जो इतना मोटिवेशन मैं देता हूँ ना आपको, इसलिए देता हूँ कि आप कुछ कर लो, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग डालेंगे टाइप 1, डालो हेडिंग टाइप 1 और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास साइड में लिखे हैं, मैं साइड में बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। लिखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। लिखो, राम और श्याम की आयु का
राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। एक एक वर्ड को ध्यानपूर्वक लिखें, ठीक है, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें ध्यान से समझा सकूं, है ना। लिखो आगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। या एक काम करो, थोड़ा सा और लैंग्वेज में बदल देता हूं, ठीक है। ऐसा लिख लो कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। हो जाता है की जगह कर लो होगा, तो और अच्छा आपको सेंस पकड़ने में आएगी क्वेश्चन की। हो जाता है की जगह कर लो कि 5 साल बाद 3:2 हो जाता है। हो जाता है लिख लो या होगा लिख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों के मीनिंग एक ही निकल के आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, इस क्वेश्चन को मैं अभी यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। और लिखने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा और सीधा एक ही ऐसा सॉल्यूशन दूंगा आपको कि उसी सॉल्यूशन से पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसकी वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, है ना, वर्कशीट दे दूंगा आपको, उसके क्वेश्चन कर लेना। देखो भी क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 3:2, 3:2 होगा, है ना। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझ ले। अब देखो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, समझ लो क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़े कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। मतलब है का मतलब क्या हो गया, इस बात को समझो। है का मतलब ये हो गया कि जहां पे भी है लिखा नजर आ जाए तो आप इतना समझदार हो कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आयु दे रखी है या वो जो आयु का रेशियो दे रखा है वो वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। यानी कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। यानी कि ये जो 2:1 है वो किसको इंडिकेट करता है, वर्तमान को इंडिकेट करता है, करंट एज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए भाई, 5 साल बाद, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 क्या है, होगा। होगा का मतलब क्या हो गया कि ये इंडिकेट किसको करता है, फ्यूचर को, और ये है किसको इंडिकेट कर रहा था, प्रेजेंट को, ठीक है, प्रेजेंट को। और क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान, और वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज यानी आयु पूछ रहा है क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये तो पता चल गया कि क्या टर्म दी गई है क्या टर्म नहीं दी गई। अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। तो लिखो पहले, एक बनाओ राम और एक बनाओ श्याम, ठीक है। और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1
1 है, तो है का मतलब यहां साइड में लिख लो कि ये जो रेशियो है वो किसका है, परसेंट का है। किसका है, परसेंट का है। परसेंट का मतलब वर्तमान का है। इतनी बात आप समझ पाए। फिर बोला 5 साल बाद, तो 5 साल लिख देंगे बीच में, ठीक है, बीच में लिख देंगे। 5 साल कह दे, 10 साल कह दे, 2 साल कह दे, 100 साल कह दे, कुछ भी कह दे, आपको बीच में लिखना है उसको। क्लियर है बात। फिर आपसे पूछा कि उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, यानी कि आयु का अनुपात 3:2 होगा का मतलब क्या होगा कि ये रेशियो किस टाइप का हुआ, ये रेशियो हुआ आपका फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का। तो आपको इनकी आयु बतानी है कि इनकी प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि आपसे इसी वर्डिंग में क्वेश्चन पूछ ले या यही चीज पूछ ले। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या होंगी, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, दोनों की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा, दोनों की जो है 5 साल बाद आयु क्या होगी, 5 साल बाद की आयु का गुणनफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सब चीज इस क्वेश्चन को ढंग में समझा दूंगा कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ध्यान से समझना। अभी केवल मैंने क्वेश्चन को पुट अप किया है स्क्रीन पे, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो कैसे करना है, स्टार्ट करें। चलिए भाई, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जितने भी ये साल दिए हो उसको लिख लो 5 वर्ष, मल्टीप्लाई, नीचे चाहे रेशियो फ्यूचर का हो, चाहे रेशियो पास्ट का हो, चाहे रेशियो प्रेजेंट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल हमें नीचे वाले रेशियो का अंतर लेना है और नीचे वाले रेशियो का अंतर होगा 1। आप मेरी बात को समझ पाए। आप बोलोगे यस सर। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में तिर्यक गुना, तो 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 3 एकम 3। तो अब इसको सोल्व कर देंगे तो 5 एकम 5 हो गया, अपॉन 4 में से 3 गया 1, और कितनी बार कटा ये 5 बार। तो 5 एक ऐसी औसत एवरेज, यानी कि एक एवरेज वैल्यू निकल के आ गई कि अब आप इसको किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई करा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो इसकी आयु तो हो गई 10 वर्ष, और 5 एकम 5, इसकी आयु क्या हो गई 5 वर्ष। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? आप बोलोगे नहीं था सर। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है, क्या क्या चीजें पूछ सकता है आपसे, वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद फटाफट सवाल करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो भाई ध्यान से समझना। अगर वो आपसे पूछ लेता कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ना दे करके पूछ लेता कि भविष्य की आयु क्या होंगी, तो मुझे पता है कि 80% स्टूडेंट क्या करते कि इसकी मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले रेशियो में करा देते। क्यों करा देते? क्योंकि वो ये सोचते कि ये फ्यूचर की आयु पूछ रहा है, फ्यूचर का ये रेशियो है ही, तो फ्यूचर में मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन आंसर आएगा आपका गलत। कभी ऐसी गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस पर थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी आपको पास्ट की आयु निकालनी हो या फ्यूचर की आयु निकालनी हो, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आप करंट की आयु निकाल लें, वर्तमान की आयु निकाल लें। भले ही चाहे आपका रेशियो फ्यूचर का दे रखा हो, चाहे भले ही आपका पास्ट का रेशियो दे रखा हो, उसको इग्नोर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप वर्तमान की आयु निकालेंगे, और जब आपकी वर्तमान की आयु निकलेगी तो फिर उसमें आप घटाएंगे तो पास्ट की आयु निकल के आ जाएंगी, और बढ़ाएंगे तो फ्यूचर की आयु निकल के आ जाएंगी। आप बातों को समझ पा रहे हैं? तो अगर वो पूछ ले कि बताओ वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु तो निकल गई 10 और 15। अब वो ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ इनकी आयु का योगफल क्या होगा, तो बता दो 10 और 5 15 आंसर। पूछ लेगा इनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो 10 में से 5 गया 5 अंतर होगा। पूछ लेगा इनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, तो 10 पंजे 50, इनकी आयु का गुणनफल 50 होगा।
भाई यही तो पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछने का। लेकिन वो थोड़ा सा अगर एडवांस हुआ और बिल्कुल खतरनाक हुआ, बिल्कुल ये समझ लो कि उसने कसम खा ली कि मैं इन बच्चों को फेल करना चाहता हूँ, तो भाई वो फिर आपसे इस पैटर्न में ये नहीं कभी पूछेगा कि वर्तमान आयु क्या होगी। वो फिर क्वेश्चन को घुमा देगा और फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 5 साल बाद आयु क्या होगी। तो अब 5 साल बाद की आयु पूछ ली तो इसका क्या मतलब है, फ्यूचर की आयु पूछ ली। और मैं आपसे फिर अगेन कह रहा हूं कि तब भी जब भी आपसे फ्यूचर की आयु पूछ ले, जब भी आपसे पास्ट की आयु पूछ ले, तो आपके पास करंट की एज होना जरूरी है। चूंकि आपने करंट की एज निकाल ली है तो आपसे क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद की आयु बताओ। अगर वो इस लाइन को काट करके डायरेक्टली ये कह देता तो सबसे पहला आपका काम ये होता कि आप वर्तमान आयु निकालते, जैसे मैंने निकाली। भले चाहे वो 5 साल बाद की पूछ रहा है, डजंट मैटर, पहले आप वर्तमान आयु निकाल लो। और वर्तमान आयु हमेशा ऊपर वाले रेशियो से निकलती है, क्योंकि ऊपर वाला रेशियो जो होता है वो 100% रेशियो होता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में ना दे, तो स्टार्टिंग में वो ये कह दे कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 था, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए अलग टाइप है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आपको पता चल गया राम और श्याम की वर्तमान आयु 10 साल और 5 साल आ गई, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 5 साल बाद आयु क्या होगी, ठीक है। तो राम की अभी, राम और श्याम, राम की आयु कितनी अभी वर्तमान में 10 वर्ष और श्याम की कितनी है 5 वर्ष। लेकिन 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 साल ऐड कर देंगे, यानी वो तो हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 10 साल का। अब देखो रेशियो बना के दिखाऊं आपको इसका, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये रेशियो किसका बन के आ गया, फ्यूचर का बन के आया कि नहीं आया, आया नहीं आया फ्यूचर का बन के। और ये जो 5 साल मैंने लिए ना, वो मैंने ये वाले उठाए कि मैंने पूछ लूं कि मैं 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो कितनी होगी 15 और 10, और रेशियो पूछ ले तो 3:2। तो देखो क्या ये रेशियो और क्या ये रेशियो दोनों मैच नहीं हो रहे, देखो आप खुद देखो, क्या ये दोनों या ये दोनों रेशियो मैच नहीं हो रहे। आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब भी फ्यूचर की आयु निकालनी हो या पास्ट की आयु निकालनी हो, तो आपको 100% प्योर कंसेप्ट को समझने के लिए आपको करंट एज का निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप करंट एज नहीं निकालते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, 5 तिया 15 करोगे और 5 दूनी 10 करोगे, सुन लो ध्यान से, 5 तिया 15 करोगे, 5 दूनी 10 करोगे, तो बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये तो हमारी एज निकल के आ रही है डायरेक्टली, तो हम इतना झमेला क्यों पाले। तो बेटा ये आपको एक कोइंसिडेंस है, ये आपका एक संयोग है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ध्यान से सुन लो, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझा दिया मैंने आपको, अब मैं बस आपको क्वेश्चन बोलता रहूंगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर अपने घर से कर लेना खुद। हो गया कॉपी। चलो अब एक सवाल और लिखो, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं एक बार और करा देता हूं, उसके बाद आप लोग करने की कोशिश करना। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। लिखो बच्चे, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मोना मोना और विकास की मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 9:10 है, ठीक है।
4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें, लेकिन हम यहाँ पे विकास की भी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। अब मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, इतने मैं बोर्ड क्लियर करूं, फटाफट से करके दिखाओ जल्दी। चलो भाई, हो गया होगा सबका। अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देखो स्क्रीन की तरफ। अब छोड़ दो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि मोना और विकास की वर्तमान आयु 9:10 है। ठीक है, एक तो है मोना और एक है विकास। ठीक है, और इनकी जो आयु का अनुपात है 9:10 है का मतलब क्या हो गया कि ये इनकी करंट एज है। क्या है? करंट एज। करंट एज का मतलब करंट अनुपात है, यानी कि वर्तमान का अनुपात है इनका, है ना, समझ रहे हो। अब 4 साल बाद, ठीक है, लिख दो बीच में 4 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर इनकी आयु का अनुपात होगा 11:12 होगा। अनुपात होगा का मतलब क्या होगा? फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मोना की वर्तमान आयु ज्ञात करें, प्रेजेंट आयु ज्ञात करें। तो अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी आपका टाइमिंग हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल, उसको इट इज ऐसी कॉपी कर देंगे 4 साल। मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो का अंतर 1। आपको ये नहीं देखना कि नीचे वाला रेशियो किस कैटेगरी का है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, डजंट मैटर। आपको केवल नीचे वाले रेशियो का क्या लेना है? अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, और कर दो 11 की गुना 10 में कराएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 110 माइनस 12 निम्मा 108। तो दोनों का अंतर कितना आया? अंतर निकल के आया 2। भाई 2 ही तो आया निकल के, और ये 4 एकम 4 हो गया, और कितनी बार गया? 2 बार गया। अब ये 2 एक ऐसी वैल्यू निकल के आ गई कि आप इसको अगर वर्तमान के रेशियो में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी वर्तमान की आयु निकल के आ जाएगी। तो 2 निम 18, यानी कि मोना की जो एज है वो 18 साल है, और 2 धाम 20, और विकास की आयु है कितनी? विकास की जो एज है वो कितनी है? वो है 20 साल। और ये जो एज है दोनों की वो कैसे निकल के आई? वो एज निकल के आई प्रेजेंट की। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि 4 साल बाद, यानी कि जैसा वो कह रहा है कि 4 साल बाद रेशियो ये था, तो वाकई में ये रेशियो बनता है या नहीं बनता? ये भी तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, आपसे पूछ ले कि 4 साल बाद आयु बताइए अब, तो क्या होगा? फिर 4 साल ऐड कर देंगे, तो ये तो हो जाएगी 22 साल की, और 4 साल इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी 24 साल की। और आप इसका रेशियो बनाएंगे तो 11:12 ही होगा, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, चलिए भाई, सवाल कंप्लीट हुआ। अगर वो पूछ ले 4 साल पहले की आयु बताओ, तो इनकी वर्तमान आयु में से 4 साल घटा दो। कह दे कि इन दोनों की 10 साल बाद की आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु तो आपने निकाल ली, 10 साल ऐड कर दो। तो कहने का मतलब यह है, वर्तमान की आयु निकालने के बाद आपसे फ्यूचर की आयु पूछ ले तो प्लस कर दो, पास्ट की आयु पूछ ले तो माइनस कर दो। ठीक है, और जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर हम किरण की 9500 की जो टाइप नंबर 4 है, फिर वो सवाल करेंगे, तो आपके एकदम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फिर हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। लिखो, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। 2:3 होगा।
ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, फटाफट से इसको निकाल दो क्वेश्चन को, और है ना, इसको नोट्स बना लेना इसके, और नोट्स बनाने के बाद इसके जो भी आपका वो है, क्या नाम है, नोट्स जो भी है और जो भी इसका सोल्यूशन वगैरह है आप मुझे भेज दीजिए। मुझे मत भेजना, टेक्निकल टीम को भेज देना, वो चेक कर लेगी। ठीक है, मुझे कोई भी सोल्यूशन ना भेजे भाई, ठीक है ना। आपसे बहुत बिल्कुल आपने मजा खराब कर दिया, आपकी रैंक इतनी घटिया आई है, सबकी नालायकों गधो, कुछ पढ़ लो। ठीक है, मेरे पास किसी का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, सब टेक्निकल टीम को भेजो। ठीक है, चाहे मेरे कितने खास बच्चों, जितने भी 8-10 बच्चे, सब टेक्निकल टीम को भेजो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना, वही है ना कि तुम्हें कितना ही प्यार से पढ़ा लो, कितना ही समझा लो, समझ में तुम्हारे आती नहीं है, फिर रोने बैठ जाओगे, कहने लग जाओगे सर हम क्या करें, हम क्या करें। टेक्निकल टीम के पास इसका आज क्या टाइम हो रहा है, अभी अभी 4 बजने वाले हैं, है ना। चलिए गलत चलिए घड़ी है, तो भाई देखो जो भी टाइम हो आपके पास ही आज क्लास पहुंच जाएगी, और आज आप इसको नोट्स मेकिंग करके आज रात तक टेक्निकल टीम के पास पहुंचा देना। इसके नोट्स भी चेक करूंगा मैं आज, इसके नोट्स भी चेक करूंगा, जो मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा वो भी चेक करूंगा, हैंड टू हैंड चेक करूंगा, वरना ध्यान करना अगले दिन क्लास में बताऊंगा फिर आपको। अब थोड़ा सा आपके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सपना देख रखा है सीजीएल का और तैयारी कर नहीं रहे कांस्टेबल वाली भी। चलो टाइप नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट से। टाइप नंबर 2 पे आओ। अब टाइप नंबर जो 2 है थोड़ा सा एडवांस लेवल है इससे, है ना। ये 3 क्वेश्चन बेसिक के तौर पे मैंने कराए, टाइप 2 को ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सीधा, आप लोग इसको करें, लिखो। क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, 10 वर्ष पहले। और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आप देखो क्वेश्चन में कितनी इसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना इजी है, आप समझे थोड़ा सा, है ना। चलो भाई देख लो क्वेश्चन की, मैं थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूं, है ना, जिससे कि मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 10 वर्ष पहले ए एंड बी का जो रेशियो था वो कितना था, 3:2 था। ठीक है, अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए एंड बी की आयु का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। तो पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु पूछ रहा है, कैसे करें। मैंने तो बोला था टाइप 1 में कि सबसे पहला जो रेशियो होता है वो वर्तमान का होता है, लेकिन यहां तो कंडीशन ही उल्टी हो गई अब, क्योंकि यहां पे तो था क्या, पहला रेशियो जो हमने पढ़ा टाइप 1 में वो रेशियो वर्तमान का होता था, लेकिन इसमें तो अब किसका हो गया, पास्ट का हो गया, यानी कि वर्तमान से हम और पीछे चले गए पास्ट की तरफ। तो क्या करें, अब देखो एक बात गांठ बांध लो, क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, कितना भी कंसेप्चुअल हो, कितना भी इजी हो, कितना भी हार्ड हो, आपको जब भी पास्ट की एज निकालनी है या फ्यूचर की एज निकालनी है तो आपके पास करंट एज का होना जरूरी है। और अगर आप डायरेक्टली ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली पास्ट की एज निकाल दूं या डायरेक्टली जो है करंट की एज निकाल दूं या डायरेक्टली फ्यूचर की एज निकाल दूं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला फोकस ये करें कि आप करंट की एज निकालने की कोशिश करें, है ना। और आपको लगता है कि करंट की एज नहीं निकल पा रही है, पास्ट की निकल पा रही है इजीली, तो फिर आपको क्या होगा, जब आपके पास पास्ट की एज है तो करंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मैं कह दूं कि मेरी एज
या जैसे मैं कह दूं कि राम की एज 10 साल पहले 15 साल की थी, राम की एज 10 साल पहले 15 साल की थी, तो अब कितने साल का होगा? तो क्या आंसर है? सीधा सीधा 25 साल आंसर हो गया, क्योंकि पहले कितने साल का था? 15 है ना। तो क्या हो जाएगा? अब कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का, 25 साल का हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला कि, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कि मोहन है, मोहन की आयु 5 साल पहले 20 साल की थी, 5 साल पहले 20 साल की थी, तो अब कितने साल का होगा? तो पहले तो वो 5 साल, पहले तो वो 20 साल का था, कितने साल पहले था? 5 साल, तो यानी कि 5 वही ऐड कर देंगे, तो यानी कि अब वो 25 साल का है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब देखो, क्वेश्चन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आप क्वेश्चन लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखो। बोला है 10 वर्ष पहले, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, लिखो ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, 3:2 था, यानी पास्ट। ठीक है, और ए और बी आयु का अनुपात था 3:2, लेकिन कब था? 10 साल पहले, तो यहां लिख दो 10 वर्ष और ब्रैकेट में लिख लो पहले। लेकिन 10 वर्ष बाद अनुपात 4:3 होगा, 10 वर्ष बाद, तो अब फिर लिखो 10 वर्ष बाद, अब की बार में 10 वर्ष बाद है, और कितना रेशियो बनता है? 4:3। तो 10 वर्ष पहले इतना रेशियो था, 10 वर्ष बाद इतना रेशियो होगा, तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस होना चाहिए कि आप करंट एज निकाल दो। लेकिन अगर आप करंट एज भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्वेश्चन के डाटा पे देखो क्या कहता है, वो कहता है कि वर्तमान आयु बताओ, और ऊपर का जो भी रेशियो होगा, करंट है तो करंट एज निकलेगी डायरेक्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर एज निकलेगी, और पास्ट है तो पास्ट एज निकलेगी। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? अब देखो, अगर टाइम सिंगल था तो हम सिंगल टाइम रख रहे थे टाइप 1 में, लेकिन ये तो दो दो टाइम है। अब क्या करें? तो बेटा ये है पहले और ये है बाद में, तो यानी कि दोनों को प्लस करके लिख दो, 10 और 10 20, मल्टीप्लाई रेशियो नीचे का, चाहे फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, एनी कुछ भी हो, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 1 अपॉन 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 अपॉन दोनों का डिफरेंस 1, और कितनी बार कटा? 20 बार। तो इस 20 के मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले रेशियो में कराएंगे तो किसकी एज निकल के आएगी? 20 तिया 60 वर्ष। ठीक है, किसकी? ए की। और 20 दूनी 40 वर्ष एज किसकी निकल के आई? बी की। लेकिन ये एज है किस टाइप की? तो आप बोलोगे सर ये जो एज है वो पास्ट की एज है। क्यों पास्ट की एज है? क्योंकि ये रेशो ही पास्ट का है, इसलिए तो पास्ट की एज है। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन एग्जामिनर पूछने क्या वाला है आपसे? एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। लेकिन हमने एज क्या निकाली अभी? पास्ट की एज निकाली। क्या निकाली? पास्ट की। पास्ट का मतलब भूतकाल की। तो यानी कि अगर पूछ लेता ए की पास्ट की एज, तो ये तो हो गया 60 साल का, और पूछ लेता बी की पास्ट एज, तो ये हो गया 40 वर्ष का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो तो फ्यूचर की आयु नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगी। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, अब समझो, ये जो रेशियो था वो कितने साल पहले था? 10 साल पहले था। ठीक है, जब ये रेशियो 10 साल पहले था, तो यानी कि ये दोनों 10 साल पहले कितने कितने साल के थे? 10 वर्ष पहले कितने साल के थे? ये तो था 60 साल का और ये था 40 साल का। तो अब कितने साल के होंगे? तो दोनों में 10-10 ऐड कर देंगे, तो यानी कि ये होंगे 70 साल का ये, और ये होगा 50 साल का। तो इनकी वर्तमान आयु निकल के आ गई 70 साल और 50 साल। और पूछ ले कि
10 साल बाद की आयु क्या होगी? अगर वो ये भी कह दे कि 10 साल बाद की भी आयु बताओ, तो अब फ्यूचर की आयु तो तुम्हारी निकल गई, तो इसमें 10 प्लस और कर दो, यानी वो हो जाएगा 80 साल का और वो हो जाएगा 60 साल का। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कैसा लगा क्वेश्चन ये? ठीक है। अभी मैं एक चीज और बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो होंगे कि सर ये तो ठीक है, हमने इसके मल्टीप्लाई इसमें करा दी तो पास्ट की एज निकल के आ गई, लेकिन ये 10 कहां से आ गया? तो बच्चे जो 10 है ना, पता है कहां से आया 10? ये 10 ये वाला है, क्योंकि वो ये कह रहा है ना कि 10 वर्ष पहले ये रेशियो था, तो यानी कि जब हम यहां से एज निकाल रहे हैं तो ये जो एज निकल कर आई वो 10 वर्ष पहले की तो आई भैया, और वर्तमान में जाने के लिए क्या करोगे? 10 वर्ष ऐड कर दोगे। और मैंने इसका एग्जाम्पल बता भी रहा हूं मैं दोबारा से, जैसे कि कोई मोहन है और मोहन 5 साल पहले 15 साल का था, तो अब कितने साल का होगा यार? 20 साल का होगा। सीधा सीधा कॉमन सेंस की बात है ना? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 60 और 40 निकल का आई, ये निकल का आई 10 साल पहले की, लेकिन वर्तमान की बात कर रहा है तो 10 ऐड कर दिए, तो ये वर्तमान की आयु निकल के आ गई। और अगर वो आपसे बाद में ये भी पूछ ले कि बताओ 10 साल बाद की आयु क्या होगी, तो भैया फिर 10 साल ऐड कर दो तो फ्यूचर की आ जाएगी। और वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनकी जो वर्तमान आयु है वो इनकी आयु का योग क्या होगा, तो योग कर दो। 7 और 5 12 यानी 120। पूछ लेगा अंतर क्या है, तो अंतर कर दो। मल्टीप्लीकेशन पूछ ले तो मल्टीप्लीकेशन कर दो। रेशियो पूछ ले तो रेशियो निकाल दो। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्लियर आ रही होगी बातें समझ में, है ना? इसको थोड़ा सा कॉपी करो, फिर मैं आगे सवाल कराता हूं। कॉपी हो गया भाई? चलो अब मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं, पहले मैं देख लेता हूं मेरे पास कितने क्वेश्चन है इसके। हाँ मेरे पास भाई बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, है ना? एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से करा देता हूँ और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले, लिखो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। मैं यहां पे ही चेंज कर देता हूं कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वीडियो को पॉज करना चाहो पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद अपना आंसर देख लेना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है? हालांकि अब आप लोग समझ गए होंगे, अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से कर देता हूं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है नी था। तो यानी कि ये किस टाइप का रेशियो है? ये पास्ट का रेशियो है। लेकिन ये कब था? 10 साल पहले। तो बीच में लिख देंगे 10 वर्ष पहले, जरूर लिख लेना जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। फिर पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, तो लिख दो फिर प्लस करके 10 वर्ष बाद। ठीक है, कितना था अनुपात? 5:3। तो भाई जब ये पहले है ये बाद में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। नीचे वाले रेशियो का अंतर 2, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 20 दूनी 40 अपॉन 9 में से 5 गया, या दोनों का डिफरेंस 4। कितनी बार कटा? 10 बार। तो यानी कि 10 तिया 30 वर्ष इसकी आयु निकल के आ गई, और 10 एकम 10 वर्ष इसकी आयु निकल के आ गई। ठीक है, लेकिन ये आयु है कैसी? ये आयु है 10 वर्ष पहले की, लेकिन वो तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यानी कि 10 साल और ऐड कर देंगे। 40 साल का तो होगा ए, और 10 फिर ऐड कर देंगे, 20 साल का होगा बी। आंसर आ गया कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन को करो फटाफट से। अगर आप क्या होगे ना कि सर जी और वेरीफाई करा दो, मैं इसका पूरे मतलब बिल्कुल इसको निचोड़ दूंगा क्वेश्चन को,
लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं, क्योंकि आपको तो एग्जाम ही निकालना है ना। और टीचर वीचर कभी भाई लाइफ में बनना मत, ठीक है, खास करके कंपटीशन के। ठीक है, टीचर बनना सरकारी बनना, कभी प्राइवेट टीचर या अपना ये कोचिंग वोचिंग के धंधे मत करना। ठीक है, इसमें जितना पैसा भी है ना, पैसा तो बहुत है लेकिन इसमें टेंशन बहुत है, बहुत बिल्कुल अजीब सा लगता है। एक चीज को रोज रोज पढ़ाए जाओ, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। हाँ, अपने आप को अपडेट करते रहो, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा लोग अपडेट करते नहीं अपने आप को, वो बस यही सोचते हैं कि बस चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। आगे बढ़े भाई, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए। लिखो, क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पहले एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आंसर इसका आज आ जाना चाहिए मेरे पास। अब आ जाओ टाइप नंबर 3 पे, अब आ जाओ टाइप नंबर 3 पे। अब हेडिंग डाल रहा हूं मैं टाइप नंबर 3, समझाऊंगा तो मैं आपको कल ही टाइप नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन मैं दे देता हूं और देखता हूं कि आप कितना कर पाते हो टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन। ठीक है भाई, टाइप नंबर 3 आप कितना कर पाते हो, मैं सीधा क्वेश्चन दे देता हूं, समझाऊंगा कल ही। आज आपके 2 टाइप कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अब एक काम करना, टाइप 4 जो है, जो मैंने आपको छुड़वाया है वो एज का, उसके सवाल करने की कोशिश कर लेना। जो इस टाइप का कोई सवाल मिले कर लेना, और नहीं मिलता तो छोड़ देना, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तब सीख लेना। ठीक है, चलो भाई अब फटाफट से लिखो सवाल। इसके भी मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा डायरेक्टली टाइप 3 के। आई होप कि आप लोग कर लोगे अगर आपने इतना समझ लिया। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है ना। लिखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। तो उनकी 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। एक और क्वेश्चन लिख लो। राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चे, ये आप लोग क्वेश्चन कर लें। आई होप आप लोग कर लेंगे इस चीज को, है ना। टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीटेड। टाइप 3 के क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दे दिए और मुझे आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इसको कर लेंगे। नहीं होते कल मैं टाइप 3 कराऊंगा, टाइप 4 टाइप 5 कराएंगे। इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, लेकिन इसमें
एक अलग से टॉपिक जुड़ा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, औसत आयु, है ना। एक तो होती है नॉर्मल आयु, जैसे ये है क्वेश्चन, एक होता है औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है कि एवरेज एज, मतलब जैसे कि जो एवरेज एज होती है वो एक साथ दो तीन बंदों को लेकर के चलती है ना। एक की, जैसे यहाँ तो एक व्यक्ति की, जैसे मैं राम की बात करूं तो राम की आयु 40 वर्ष है, तो औसत आयु जो है वो लगभग सभी की काउंट करके मानी जाती है ना। तो इसलिए फिर हम औसत आयु पढ़ेंगे, तब आपका जो है रेशियो का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बाकी इसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। और क्या था, हाँ अब आते हैं। हाँ देखो भाई, ये है, मैंने फिगर आपको फिगर काउंटिंग कराई थी ना, तो काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर फिगर काउंटिंग को एक बार और समझा दें, क्योंकि मैंने उसका सिलेबस नहीं बताया था, शायद मेरे भी ध्यान नहीं था, मैंने उसका सिलेबस नहीं बताया शायद। तो मैं अब जो करंट वो क्या बोलते हैं कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा हमारे टेक्निकल फॉल्ट में आ रही है, क्योंकि इसमें टाइमिंग थोड़ा सा घट गया हमारा, तो आज ये प्रॉब्लम रिसोल्व हो जाएगी। तो मैं कल आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। कल आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा फिगर काउंटिंग, और फिर कल हम कोडिंग डिकोडिंग पे काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आज की भी जो मेरी आगे की क्लास होंगी वो सारी ऑफ करवा रहा हूँ। यहाँ ये भेज दो सबको नोटिफिकेशन, आज क्लास नहीं होगी। हाँ एडवांस मैथ को रह देना, एडवांस मैथ के ले लूँगा, बाकी सब क्लास बंद कर दो, है ना। ठीक है ना बच्चे, तो मिलते हैं। आप लोग देखो पढ़ो, आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, दिमाग से काम करोगे, कहने के काम, एक अपना काम अप टू डेट रखो, तो देखो अच्छा लगता है। अब जब आप इतने काम, मतलब काम नहीं कर रहे हो, पढ़े नहीं रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, रैंक नहीं आ रही, तो बच्चे फिर कैसे एग्जाम निकलेगा, आप मुझे बताओ। जो टॉपर लोग होते हैं ना, वो अधिक से कहीं से दूध घी बादाम पिए नहीं होते, वो भी आपकी तरह ही होते हैं। बस ये होता है चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करानी है। एक आईएएस की तैयारी करते करते उसे 20 साल भी हो जाते हैं, एक बच्चा 2 साल में भी क्रैक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्लान प्लान पता करो, प्लान किस तरीके से प्लान करें। प्लान आपका सही होगा तो आप डेफिनेटली कोर्स को बहुत जल्दी कवर करेंगे। समझ पा रहे हो? तो चलो बच्चे मिलते हैं, और मायूस ना हो, मेहनत करते रहो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। बाकी आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहें, आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, कभी ना कभी तो आपकी रैंक 1 आएगी, और मुझे पता है आपकी रैंक 1 आएगी। और जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, उतना बेटर होगा। तो मिलते हैं क्लास नंबर 68 में नेक्स्ट डे। ओके बाय बाय, सी यू, गुड बाय।